प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अमेरिकी संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का अर्थ, अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रभाव आदि के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी संविधान और शक्तियों का जो पृथक्करण की व्यवस्था दी गई है उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई और न ही संविधान के किसी स्थान पर शक्ति विभाजन सिद्धांत को परिभाषित किया गया है, परंतु शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल भावना है और संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में यह स्पष्ट हो जाता है विद्यार्थियों कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, जो संविधान में ये प्रथम 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 खंड 1, जिसमें संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होगी, ऐसा कहा गया है। इसी तरह अनुच्छेद 2 खंड 1 समस्त कार्यपालिका शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसी व्यवस्था दी गई है। इसी तरह विद्यार्थियों, अनुच्छेद 3 खंड 1 न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। विद्यार्थियों, संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी सरकार के इन तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करता है। व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है। शासन के जो 3 अंग हैं उनके सदस्यों के जो चयन की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। देखिए कैसे। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ऐसी व्यवस्था दी गई है। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अर्थात कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और न्यायाधीश की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, परंतु विद्यार्थियों, संविधान निर्माताओं ने सरकार के तीनों अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति यही सोचकर अपनाई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके जो सदस्य हैं उनके जो चयन की प्रक्रिया है
वो भिन्न भिन्न देखने को मिलती है, जो दर्शाती है कि वहाँ शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है। इसी तरह दूसरी जो व्यवस्था कर रखी है अमेरिकी संविधान में, वह है शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। कोई भी व्यक्ति शासन के केवल एक ही अंग का सदस्य हो सकता है, एक से अधिक का नहीं। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक ही अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है, एक से अधिक अंग की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्री परिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है। विद्यार्थियों, यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था के नितांत विपरीत है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में विद्यार्थियों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपसी कोई संबंध देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार विद्यार्थियों अमेरिका और ब्रिटेन की व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत है। अब बात करते हैं अगली व्यवस्था की। वह सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल है और कार्यकाल की निश्चितता भी है। विद्यार्थियों, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। इसके साथ ही विद्यार्थियों न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है, यानी कि आजीवन होती है। एक विशेषता है, अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है, जबकि भारत में 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह सकता है, तो यहाँ आजीवन है। इसके तीन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता। कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीश को पदच्युत कर सकती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों महाभियोग असामान्य और अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है जो इतनी आसान नहीं है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं विद्यार्थियों विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। अब जो सरकार के तीनों जो अंग हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, तो विद्यार्थियों उनके उत्तरदायित्व की जब बात करें तो उनका भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सबसे पहले बात करें संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था विद्यार्थियों की गई है, उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य है अपने आप को जिले के, जिस जिले से वह प्रतिनिधित्व करता है, जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। तो प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जो जिले का जो मतदाता है उसके प्रति उत्तरदायी समझता है। इसी तरह विद्यार्थियों सीनेट का जो सदस्य होता है, जो कांग्रेस का द्वितीय सदन होता है, सीनेट के सदस्य स्वयं से संबद्ध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है, अर्थात जिस राज्य से वह चुनकर आता है उस राज्य के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है। तो इसी तरह विद्यार्थियों जो राष्ट्रपति है वो संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश है जो विद्यार्थियों अमेरिकी संविधान के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो सरकार के जो भिन्न भिन्न अंग हैं उसके जो सदस्य हैं विद्यार्थियों उनका उत्तरदायित्व भी भिन्न भिन्न है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो हैं जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं। सीनेटर जो है
वो जिस राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं विद्यार्थियों, उस राज्य के संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति है विद्यार्थियों, संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। और न्यायाधीश संविधान का संरक्षक एक तरीके से और संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार इसमें उत्तरदायित्व अलग अलग बताया गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इन सब के अतिरिक्त शक्ति विभाजन सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही विद्यार्थियों अमेरिका में संसदात्मक शासन नहीं है, बल्कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों संविधान शासन के विविध शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पद अधिकारियों की व्यवस्था अमेरिका में करता है। शासन का प्रत्येक जो अंग है अपनी शक्तियां सीधे इस संविधान से प्राप्त करता है और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक बल्कि पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से विद्यार्थियों स्वतंत्र है। विद्यार्थियों सरकार के अंगों की एक दूसरे से यह स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल तत्व है, जिसकी सुनिश्चित व्यवस्था अमेरिका संविधान में की गई है। विद्यार्थियों अमेरिका न्यायपालिका भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख आधार मानती है और इसकी रक्षा के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रही है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों किलोबोन बनाम थॉमसन के विवाद में एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिका संविधान का एक प्रमुख लक्षण और गुण बतलाया। विद्यार्थियों इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अमेरिका के लिखित संवैधानिक कानून का यह मुख्य लक्षण है कि इसके अनुसार राज्यों अथवा राष्ट्र से संबंधित जो शक्तियां सरकार को दी गई है वे 3 भागों में बटी हुई है: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। सरकार के इन 3 विभागों से संबंधित कार्य सार्वजनिक राज्य कर्मचारियों के 3 अलग अलग वर्गों के द्वारा विद्यार्थियों किया जाएगा तथा इस प्रणाली की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों विभागों के कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित एवं स्पष्ट रूप से पृथक पृथक रखा जाए। धन्यवाद विद्यार्थी।